नमस्कार, मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। तो 2008 में हुआ था मालेगांव में ब्लास्ट, और 2025 में आया इस पर फैसला। वो फैसला जिसने भगवा आतंकवाद के नाम पर फैलाए गए झूठे नैरेटिव की धज्जियां उड़ा दी। लेकिन साथ ही अब सामने आने लगे हैं एक से बढ़कर एक षड्यंत्र, वो साजिशें जो उस समय सत्ता में बैठे लोगों ने बुनी थी। और ये साजिशें सिर्फ भगवा आतंक की झूठी थ्योरी तक सीमित नहीं थी, बल्कि ये षड्यंत्र भगवा ध्वज के सबसे बड़े ध्वजवाहक आरएसएस और उसके नेता डॉक्टर मोहन भागवत को फंसाने के लिए भी था। आज ये इतना बड़ा राज उस अफसर ने खोला है जो खुद मालेगांव ब्लास्ट केस की जांच कर रहा था। उसने कहा है कि उस समय ऊंचे पदों पर बैठे कुछ लोग आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को आतंकवाद के आरोप में गिरफ्तार करवाना चाहते थे। इसलिए आज पूरा सच में हम आपको बताएंगे आरएसएस के खिलाफ रचे गए इस भयानक षड्यंत्र की इनसाइड स्टोरी। और साथ ही आपको आज पता चलेगा कि कैसे भगवा आतंक के नाम पर भागवत को किया गया टारगेट, और संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत के खिलाफ साजिश रचने वाले लोग आखिर कौन थे, यह भी आपको पता चलेगा। तो देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो कल आपको याद होगा कि हमारे इस खास कार्यक्रम पूरा सच में मालेगांव ब्लास्ट और भगवा आतंकवाद के झूठे नैरेटिव के बारे में हमने एक बहुत बड़ा खुलासा किया था। हमने आपको बताया था कि 2008 में मालेगांव ब्लास्ट के बाद यूपीए सरकार में बैठे कुछ लोगों ने भगवा आतंकवाद का झूठा नैरेटिव गढ़ा था, और इन लोगों का असली मकसद आरएसएस के बड़े पदाधिकारियों को फंसाने का था। और हमारे इस खुलासे पर आज महाराष्ट्र एटीएस के एक पूर्व अधिकारी ने मुहर लगा दी है। आपको बता दें कि मालेगांव ब्लास्ट केस की जांच महाराष्ट्र की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी एटीएस ने की थी। अब एटीएस के पूर्व अफसर महबूब मुजावर ने एक बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि उन्हें आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत को गिरफ्तार करने का आदेश दिया गया था। महबूब ने यह भी बताया है कि यह आदेश उस समय के वरिष्ठ अधिकारी परमवीर सिंह और उससे भी बड़े उच्च अधिकारियों ने दिया था। महबूब का कहना है कि मोहन भागवत को गिरफ्तार करने के ऑपरेशन के लिए उन्हें 10 पुलिसकर्मी और एक रिवॉल्वर उपलब्ध कराया गया था। इसके लिए उन्हें सर्विस सीक्रेट फंड से धन भी दिया गया था। आइए सुनते हैं एटीएस के पूर्व अधिकारी महबूब ने क्या कहा। मेरे जो इंचार्ज थे मोहन भागवत के बारे में या मेरे तपास के बारे में, वो परमवीर सिंह और उससे भी हायर अथॉरिटी जो थे उनका आदेश था, और उनके आदेश के मुताबिक मेरे को महाराष्ट्र में से 10 कर्मचारी मेरे मदद के लिए दिए गए थे। सर्विस सीक्रेट फंड में से मेरे को पैसा दिया गया था। एटीएस के तरफ से ऑफिशियल मेरे को रिवॉल्वर दिया गया था, और जो भी जाने आने के लिए वारंट जो रहते वो भी दिया गया था। इस तपास के अंदर मैं इंदौर, अजमेर, नागपुर, बेलगांव, गोकाक वगैरह ठिकान जाके मैंने तपास किया। ये तपास करते वक्त उन्होंने जो आदेश दिया था मोहन भागवत जी के बारे में, वरिष्ठ अधिकारी थे वो मोहन, तुम्हारे परमवीर सिंह के अलावा और वरिष्ठ अधिकारी थे। उनका कहना ऐसा था कि पहले जाके मोहन भागवत को मिलके क्या तो उनका डिस्कशन हुआ है, अब तुम जाके उनको उठा के लाओ। तो सुना आपने, मालेगांव ब्लास्ट की जांच में शामिल एटीएस के पूर्व अधिकारी महबूब मुजावर ने खुलासा किया है कि उस समय के आला अधिकारियों ने उन्हें आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को गिरफ्तार करने के आदेश दिए थे। यानी साफ है कि साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित के बाद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को भी
मालेगांव ब्लास्ट में फंसाकर गिरफ्तार करने की तैयारी थी, साजिश रची गई थी और यह सब किया जा रहा था देशभक्त संगठन आरएसएस को बदनाम करने और भगवा आतंकवाद का झूठा नैरेटिव तैयार करने के लिए। और इस बात की पुष्टि पूर्व एटीएस अधिकारी महबूब ने भी की है। उन्होंने दावा किया है कि भगवा आतंकवाद की थ्योरी को स्थापित करने के लिए संघ प्रमुख मोहन भागवत की गिरफ्तारी का दबाव बनाया गया। और महबूब का यह भी कहना है कि उनके पास इस दावे के दस्तावेज भी मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि कोई भगवा आतंकवाद नहीं था और यह सब कुछ फर्जी था। एक कंसेप्ट निकल के आया था तब, भगवा आतंकवाद के नाम पे ये तपास चल रहा था। तपास जो करना चाहिए वो नहीं हुआ। भगवा आतंकवाद, हिरवा आतंकवाद, ये था, ये गलत था, झूठ था। और इतने बड़े आदमी को लाने के लिए मेरे पे जवाबदारी डाले थे, तो मेरे झूठ करने की मेरी कैपेसिटी नहीं है। मेरे को धाड़सी बोल के लिए थे उन्होंने, धाड़स से काम करेंगे, ये बहुत टेरर है, अमुक है, ऐसे करे थे। तो मैंने जाके नागपुर में बहुत दिन तक रुका मैं। अच्छा, मगर वो काम नहीं किया मैं। क्यों आपके नहीं, वो झूठ काम है तो क्यों का सवाल ही नहीं आता। तो मशहूर पत्रकार और मालेगांव ब्लास्ट पर लिखी पुस्तक आतंक से समझौता के लेखक डॉक्टर प्रवीण तिवारी ने बताया कि यह पूरा मामला एक राजनीतिक साजिश थी और इसके निशाने पर था संघ यानी आरएसएस और मकसद था संघ पर प्रतिबंध लगाना। आप भी सुनिए मशहूर पत्रकार और मालेगांव ब्लास्ट पर लिखी पुस्तक आतंक से समझौता के लेखक डॉक्टर प्रवीण तिवारी ने इस साजिश के बारे में क्या खुलासा किया। ये पॉलिटिकल मकसद था। इस पॉलिटिकल मकसद में संघ पर सीधे सीधे निशाना साधने की कोशिश है। मैंने एक पुस्तक लिखी थी, 2016 से इस पर काम करना शुरू किया था। 2019 में ये छपकर सामने आई, कई कानूनी पेचीदगियां थी। उस पूरे दौर को अगर आप देखेंगे तो एक बात बहुत स्पष्ट हो जाएगी कि इसका मकसद घूम फिर कर आ रहा है कि संघ को बैन करना है। संघ भी इस बात को जानता था और संघ ने इसलिए बाकायदा तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को चिट्ठी भी लिखी थी और उन्होंने इस पूरी साजिश के बारे में बताया था कि ये नहीं होना चाहिए, गलत तरीके से हो रहा है। उस समय पर मोहन भागवत जी और इंद्रेश कुमार जी को मारने की या हत्या करने की साजिश भी रची जा रही थी। ये बात मैं नहीं कह रहा या मेरी किताब में नहीं लिखा, किताब में तो इसका जिक्र है, लेकिन उस समय की खबरें और तत्कालीन गृह मंत्री महाराष्ट्र के आर पाटिल ने इसको विधानसभा में रखा। हेमंत करकरे जी ने स्वयं इसके बारे में सूचना दी संघ के अधिकारियों को कि यह हत्या की साजिश हो रही है। इसका खुलासा कैसे हुआ उसके बारे में भी जब जानेंगे तो बड़ा चौंक जाएंगे आप। कई ऑडियो टेप सामने आए थे, उन ऑडियो टेप्स में बातचीत के आधार पर इस थ्योरी को रखा गया। लेकिन आपने देखा होगा इसके बारे में बात बहुत ज़्यादा नहीं हुई। यही बहुत सोचने जैसा विषय है। दरअसल इस बारे में ज़्यादा बात होती कि इंद्रेश कुमार जी और मोहन भागवत जी की हत्या की साजिश हो रही है तो मामला डाइल्यूट हो जाता। अल्टीमेटली घुमा फिराकर मामले को ले तो यहीं जाना था कि यहाँ इन लोगों का नाम भी आए और साध्वी प्रज्ञा, असीमानंद आदि इत्यादि ये सब संघ से जुड़े हुए हैं और संघ के आला लोगों के कहने पर ये काम कर रहे हैं। ये साफ साफ इसमें दिखाई देता और इसका जिक्र मैंने अपनी पुस्तक आतंक से समझौता में किया था। तो हमने आपको एटीएस के पूर्व अफसर महबूब मुजावर का दावा बता दिया, साथ ही आपको भगवा आतंकवाद पर झूठी नैरेटिव का खुलासा करने वाले पत्रकार डॉक्टर प्रवीण तिवारी की बात भी सुना दी। दोनों कह रहे हैं कि मालेगांव ब्लास्ट के नाम पर आरएसएस और उसके चीफ मोहन भागवत को फंसाने की साजिश थी। आइए अब हम आपको एक ऐसे व्यक्ति का हवाला देने जा रहे हैं जिनकी निष्ठा पर कोई संदेह नहीं कर सकता, और वो हैं केंद्रीय गृह मंत्रालय के पूर्व अधिकारी RVS मणि, जिन्होंने 2006 से 2010 तक आंतरिक सुरक्षा विभाग में काम किया था। उन्होंने अपनी पुस्तक हिंदू टेरर इनसाइडर अकाउंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में लिखा है कि उस समय की यूपीए सरकार ने पूरी तरह से भगवा आतंकवाद की थ्योरी को बढ़ावा दिया था। भले ही शुरुआती जांच में कई बड़े आतंकी हमलों में कट्टरपंथी इस्लामिक ग्रुप्स और पाकिस्तान का हाथ होने का सबूत मिलता था, लेकिन सत्ता में बैठे कुछ लोगों ने बाद में हिंदू आतंकवाद की झूठी कहानी गढ़कर इन मामलों में हिंदुओं पर दोष मढ़ने की कोशिश की। 2008 के मालेगांव ब्लास्ट में पुलिस को मिले शुरुआती सुरागों के मुताबिक यह आतंकी हमला अहले हदीस नाम के एक इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन ने किया था,
लेकिन बाद में राजनीतिक दबाव में जांच की दिशा मोड़ दी गई और हिंदू आतंकवाद की कहानी बनाई गई। तो ऐसा लगता है कि उस समय सत्ता में बैठे कुछ ताकतवर लोगों ने यह तय कर लिया था कि किसी भी तरह से उन्हें भगवा आतंकवाद की झूठी थ्योरी को दुनिया के सामने सच साबित करना है, और इसके लिए ये ताकतवर लोग मालेगांव ब्लास्ट और दूसरी आतंकवादी घटनाओं के तार आरएसएस और उसके प्रमुख मोहन भागवत से जोड़ने में लगे हुए थे। और इसके लिए ये लोग साम दाम दंड भेद सब का इस्तेमाल कर रहे थे, और जो कोई उनकी बात नहीं मान रहा था उसके लिए हर तरह की सजा का इंतजाम था। महाराष्ट्र एटीएस के पूर्व अधिकारी महबूब मुजावर ने दावा किया है कि जब उन्होंने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को गिरफ्तार करने से इनकार कर दिया तो उन पर कई झूठे मुकदमे लादे गए और उन्हें गिरफ्तार तक कर लिया गया। आप भी सुनिए इस पूर्व एटीएस अधिकारी ने क्या कहा है। मैं ये काम नहीं किया, इस वजह से मेरे पे झूठा गुना दाखिल हो गया एक, और उसके अंदर मेरे को अरेस्ट किया गया, अरेस्ट करके जेल में डाला गया, फिर मेरे पे चार्जशीट दाखिल हो गया। फिर मैं जितने मेरे पास एविडेंस थे और मेरा जो कहना है, मेरा एफिडेविट है, वो मैंने यहाँ के कोर्ट में पेश किया। मैं निर्दोष छूटा उसमें से। अभी निर्दोष छूट के 10 साल हो गए मेरे को। जब मैं निर्दोष छूटा तो वो डॉक्यूमेंट, जो भी रिकॉर्ड पे डॉक्यूमेंट है, वो पूरे डॉक्यूमेंट एनआई के कोर्ट में चले गए, और वहां पे भी इसका ये जो वर्डिक्ट आया उसके अंदर ये डॉक्यूमेंट पेश किया गया था। तो उस समय सत्ता में बैठे लोग और महाराष्ट्र एटीएस के तत्कालीन अधिकारी जानते थे कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को झूठे आतंकवाद के केस में तब तक नहीं फंसाया जा सकता है जब तक कि उनके खिलाफ कोई पुख्ता गवाही ना हो। यानी ऐसे समझिए कि अगर मालेगांव ब्लास्ट में गिरफ्तार कोई आरोपी अगर मोहन भागवत के खिलाफ गवाही दे देता तो केस पुख्ता बन जाता, और इसीलिए एटीएस ने आरोपियों पर गंभीर और अमानवीय अत्याचार किए और उन पर यह दबाव डाला कि वो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का झूठा नाम अपनी गवाही में ले लें। एटीएस के इस अमानवीय अत्याचार की सबसे बड़ी शिकार बनी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर। साध्वी प्रज्ञा ने अपने एक इंटरव्यू में जो आप बीती बताई है उसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं। साध्वी प्रज्ञा के मुताबिक मुझे इतना मारा गया कि मेरे फेफड़े की झिल्ली फट गई, मैं बेहोश हो गई, फिर मुझे अस्पताल ले जाया गया। जब होश आया तो देखा कि मेरे शरीर से सारा भगवा वस्त्र गायब है। मैं जरा सी ठीक हुई तो पुलिसिया जुल्म फिर शुरू हो गया। पुलिस वाले झूले की तरह मुझे पटकते थे जिससे सर जमीन पर टकराता था। इस दौरान मेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई। मुझे जबरदस्त तरीके से बेल्टों से पीटा जाता था। मेरे साथ मेरे एक शिष्य को भी गिरफ्तार करके लाया गया था। उसे मेरे सामने लाकर बुरी तरह पीटा गया, फिर उसे बेल्ट दिया गया और कहा मार अपनी गुरु को। शिष्य ने मजबूरी में मुझे मारा, लेकिन शिष्य का हाथ सख्त कैसे होता। तब पुलिस वालों ने शिष्य से बेल्ट छीनी और 6-7 लोगों ने घेरा बनाया और बारी बारी से मुझे बेल्टों से पीटने लगे। ठाणे के पुलिस कमिश्नर ने तो मुझे तब तक बेल्ट से पीटा जब तक कि वो थक नहीं गया और मैं गिर नहीं पड़ी। एक दिन कुछ पुरुष कैदियों के साथ मुझे खड़ा करके अश्लील और गंदा ऑडियो सुनाया जा रहा था। उस वक्त जब एक कैदी ने पुलिस वालों से कहा कि ये साध्वी है, इनको अश्लील ऑडियो मत सुनाइए, तो पुलिस वालों ने बेरहमी से उस कैदी की पिटाई की। जेल में मुझे कैंसर हो गया। ये सदमा मेरे पिताजी सहन नहीं कर पाए और 40 दिन के बाद वो इस दुनिया से चल बसे। एक बार स्वामी अग्निवेश मुझसे मिलने जेल में आए और बोले कि आप सहयोग करो तो चिदंबरम और दिग्विजय हमारे मित्र हैं, मैं आपको छुड़वा दूंगा। तब मैंने उन्हें कहा कि मैं सत्य के साथ रहूंगी, मैं निर्दोष हूं। तो आखिर जेल में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर पर इतने अत्याचार करने का मकसद आखिर क्या था? मशहूर पत्रकार और मालेगांव ब्लास्ट पर पुस्तक के लेखक डॉक्टर प्रवीण तिवारी बताते हैं कि जेल में साध्वी प्रज्ञा को यातनाएं देकर उन पर यह दबाव बनाया जा रहा था कि वो संघ के बड़े लोगों का नाम ले लें ताकि भगवा आतंकवाद की थ्योरी को साबित किया जा सके। साध्वी प्रज्ञा को जो यातनाएं दी गई हैं
और उन यातनाओं का जिक्र बहुत डिटेल में मैंने किया है। उनकी एक चिट्ठी थी बाकायदा, उन्होंने उस समय राष्ट्रपति को ये चिट्ठी लिखी थी और उसमें उन्होंने पूरा सिलसिलेवार तरीके से लिखा कैसे चमड़े के बेल्ट से मारा गया, नग्नावस्था में रखा गया, गंदी टेप्स दिखाई गई, उनको अंडा खिलाया गया ज़बरदस्ती जो नहीं खाती थी, जैसी कई बातें उन्होंने स्वयं अपनी इस चिट्ठी में लिखी थी। मैं खुद साध्वी प्रज्ञा जी से जब मिला, ये पुस्तक भी उन्होंने देखी जिसमें उनका जिक्र था, तो वो रोने लगी और उनकी आंखों में आंसू थे। वो प्रताड़नाएं उनको याद आती हैं, लेकिन आज भी वो अडिग हैं। एक बड़ी बात उमा भारती जी ने भी इस बात का जिक्र किया है कि साध्वी प्रज्ञा पर भी दबाव बनाया जा रहा था कि वो बड़े लोगों का नाम लें। उमा जी ने भी इस बात को स्पष्ट तौर पर कल ही कहा कि साध्वी प्रज्ञा से जब उन्होंने मुलाकात की थी जेल में, तो बड़ा डरी सहमी हुई थी कि इसकी हालत क्या होगी, लेकिन चेहरा ओजमयी था। वो काफ़ी प्रसन्नता से मिली और कही, चिंता मत करिए दीदी, मैं अडिगता से खड़ी रहूंगी और ये मुझसे जो उगलवाना चाहते हैं या जिन लोगों के नाम ज़बरदस्ती मुझसे मारपीट करके उगलवाना चाहते हैं, वो मैं कभी नहीं करूंगी। इनका जो एक सोच है, एक गलत काम ये करना चाहते हैं कि ये कई बड़े लोगों के नाम, और निश्चित तौर पर हम आप समझ सकते हैं कि बड़े लोगों के नाम यानी मोहन भागवत जी का नाम हो, इंद्रेश कुमार जी का नाम हो, ऐसे संघ के बड़े अधिकारियों के नाम उगलवाना चाहते थे। तो साध्वी प्रज्ञा की इस दर्दनाक आप बीती में कुछ बातें ऐसी हैं जो एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा करती हैं। इसमें कोई शक नहीं कि उस समय स्वामी अग्निवेश कांग्रेस के बहुत करीबी माने जाते थे। वो साध्वी प्रज्ञा से जेल मिलने जाते हैं और बकौल साध्वी वो साध्वी से कहते हैं कि चिदंबरम और दिग्विजय सिंह मेरे मित्र हैं, मैं आपको छुड़वा दूंगा, लेकिन आपको सहयोग करना होगा, सहयोग करना होगा। बड़ा सवाल यह है कि आखिर किसके कहने पर स्वामी अग्निवेश ने यह संदेश लेकर साध्वी प्रज्ञा से मुलाकात की थी और उनसे सहयोग मांगा था। और वो साध्वी प्रज्ञा से ये बार बार सवाल उठा है कि किस तरह का सहयोग मांग रहे थे। क्या वो किसी बड़े आदमी का नाम इस केस में डलवाना चाहते थे? अगर ये बात सही है तो ये एक बहुत बड़ी और बहुत गहरी साजिश थी। दरअसल ये बात किसी से छुपी नहीं है कि 2010 में यूपीए सरकार के गृह मंत्री पी चिदंबरम ने सबसे पहले सैफरॉन टेरर यानी भगवा आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल किया। 25 अगस्त 2010 को पुलिस अफसरों के एक सम्मेलन में चिदंबरम ने यह बात कही थी। चिदंबरम के इस बयान के बाद तो कांग्रेस के कई नेताओं ने भगवा आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल अपनी अपनी सहूलियत से किया। भगवा आतंकवाद की थ्योरी को आगे बढ़ाने वालों में कांग्रेस के एक और गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे का भी हाथ था। उन्होंने 20 जनवरी 2013 को जयपुर में कांग्रेस के चिंतन शिविर में यह कहा था कि बीजेपी और आरएसएस के ट्रेनिंग कैंप में हिंदू आतंकवाद को बढ़ाया जा रहा है। और इसके अलावा शिंदे ने कई बम धमाकों में हिंदू आतंकवादियों के शामिल होने का भी दावा किया था। सोचिए, सोच कर देखिए, देश का एक गृह मंत्री बिना किसी आधार के इतनी बड़ी बात बोल रहा था। लेकिन सत्ता जाने के बाद सुशील कुमार शिंदे को अपनी इस गलती का एहसास हुआ और उन्होंने पूरे 11 साल बाद 2024 में एक इंटरव्यू में कहा कि उस समय रिकॉर्ड पर जो आया था मैंने वही कहा था। ये मेरी पार्टी ने मुझे बताया था कि भगवा आतंकवाद हो रहा है। उस समय पूछा गया तो बोल दिया था भगवा आतंकवाद। मुझे अपने बयान में आतंकवाद शब्द नहीं लगाना चाहिए था, यह गलत था। भगवा टेररिस्ट, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तो बीजेपी सांसद और प्रवक्ता संबित पात्रा ने तत्कालीन गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे के इसी कबूलनामे का जिक्र करते हुए क्या कहा, आप भी सुनिए। आप याद करिए, सुशील कुमार शिंदे जी ने भगवा आतंकवाद कहा था उनके एक कॉन्क्लेव में, कांग्रेस पार्टी के एक बैठक में पहली बार भगवा आतंकवाद कहा था। और जब विगत वर्ष उनसे पूछा गया कि आपने सही किया या गलत किया भगवा आतंकवाद के शब्द का प्रयोग करके, तो सुशील कुमार शिंदे मुस्कुराते हुए कह रहे थे, मैंने अपने मन से नहीं किया, मुझे तो लगता है मैंने गलत किया, मगर जो आला कमान ने कहा, जो मुझे मेरी पार्टी ने कहा कि आप भगवा आतंकवाद सैफरन टेरर का प्रयोग करिए, मैंने वो प्रयोग किया। मतलब आला कमान कौन है? कांग्रेस पार्टी में आला कमान तो कोई और नहीं, एक ही आला कमान है, या यूं कहिए कमान में बहुत सारे आले हैं। गांधी परिवार के कमान एक, गांधी परिवार, आले अनेक। प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी, सोनिया गांधी,
तो ये सारे गांधी परिवार के लोगों ने ही सुशील कुमार शिंदे के ऊपर ये प्रेशर बनाया था कि आप भगवा आतंकवाद शब्द का प्रयोग करिए। तो पूरा सच में अब वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बताएंगे महाराष्ट्र एटीएस के पूर्व अधिकारी के सनसनीखेज दावों के बाद बीजेपी गांधी परिवार पर क्यों हुई हमलावर। दम आलू कैसे बनाए, और दाल तड़का भी, और मशरूम मसाला भी। बिना एमडीएच मसालों के टेस्टी खाना कैसे बनेगा। एमडीएच दम आलू, दाल तड़का और मशरूम मसाला। एमडीएच से खाना हर बार मजेदार। मस्त है, सरस है। उड़ी बाबा। एमडीएच सदा आपको नए स्वाद देने के लिए प्रतिबद्ध है। एमडीएच जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प सबका साथ सबका विकास को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सामाजिक एकता एवं समरसता के उच्चतम मानदंडों के साथ बनाया है यूपी सरकार का मूल मंत्र। परिणाम स्वरूप 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में सभी को मिले बिना किसी भेदभाव के रोजगार के समान अवसर एवं योजनाओं के लाभ। 8.5 लाख से अधिक सरकारी और 3,75,000 से अधिक संविदा पर नौकरी पाने वाले जहां निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के साक्षी बने, वहीं अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े एवं निम्न आय वर्ग के अभ्यर्थियों को मिला आरक्षण का संपूर्ण लाभ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और जल जीवन मिशन से लेकर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार और एक जनपद एक उत्पाद जैसी विभिन्न योजनाएं यूपी में अंत्योदय से सर्वोदय का सपना कर रही हैं साकार। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। तो अपने बैंक अकाउंट की जानकारी दे। कुछ लोग पैसे भेजेंगे, फिर कमीशन के पैसे काट के ताकि उनके बताए गए बैंक अकाउंट में भेज देना। नासा। अरे फंसेंगे आप भाई साहब। पैसों को मनी म्यूल कहते हैं। देखिए सावधान रहिए। कुछ आपराधी तत्व कमीशन का लालच देकर अवैध धन का हेरफेर करने के लिए आपके खाते का दुरुपयोग कर सकते हैं। ये गैर कानूनी है, जेल हो सकती है आपको। ये देखिए फंस गए ना। याद रहेगी आपकी राय। अरे तो इसी बात पे हो जाए एक कटिंग चाय। सर पेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काहे को घूरता है? टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। मुरली जी के फादर का कैंसर का इलाज 3 साल चला। पॉलिसी बाजार की टीम ने उनके इलाज का 1 करोड़ का क्लेम अप्रूव करवाने में पूरी हेल्प की। बीमारी में हेल्थ इंश्योरेंस ही काम आएगा। पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 360 रुपए महीने से शुरू। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका फिर से स्वागत है। और महाराष्ट्र एटीएस के पूर्व अधिकारी महबूब मुजावर के सनसनीखेज दावों के बाद बीजेपी भी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि गांधी परिवार के कहने पर यह पूरी साजिश रची गई थी। उस समय की कांग्रेस सरकार की विंडिक्टिव एटीट्यूड को देखिए। जबरन किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और जो लोग हिंदू धर्म को मानते हैं और संघ के उच्चस्थ स्थान पर, उच्च पदवी पर जो लोग आसीन हैं, किस प्रकार से उनको अपमानित किया जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए, उनसे बदला लिया जाए। इस प्रकार के विंडिक्टिव एटीट्यूड के साथ उस समय की कांग्रेस पार्टी काम कर रही थी और यह सब कुछ गांधी परिवार के कहने पर हो रहा था। स्वाभाविक रूप से गांधी परिवार का एक यह एजेंडा था कि वोट बैंक की राजनीति के लिए किसी भी प्रकार से सनातन को अपमानित किया जाए। और
महबूब मुजव्वर बार बार अपने कथन में कहते हैं कि झूठे आरोप लगाकर मोहन भागवत जी को गिरफ्तार करने की बात कही गई थी, झूठे मनगढ़ंत कहानी बना करके। तो आज पूरा सच में इतना ही। अगले सप्ताह फिर होगी आपसे मुलाकात अपने इस खास कार्यक्रम पूरा सच में किसी और सियासी मुद्दे की पड़ताल के साथ। तो मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।